So how are you feeling right now after getting selected in RRBJ? ये फर्स्ट मेरा एग्जाम है जिसमें मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ, वो भी पीडब्ल्यू की वजह से। सर मैंने एक सिंगल नोट्स नहीं बनाया आपके नोट्स के अलावा, आपके और मैम के। धीरेन्द्र, आपकी जो जर्नी रही, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन करी है, बट हुआ क्या मैम, वो प्राइवेट जॉब में गया, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही गवर्नमेंट जॉब थी। किसी भी इंसान की तैयारी में उनके फैमिली का कितना बड़ा रोल होता है। कि मैं पापा से फ़ोन करके बोलता था सर कि शायद इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरा मन भी नहीं है पढ़ने का। सब कुछ आपको कैसा लग रहा है? मतलब ड्रीम्स कम्स ट्रू वाला हाल हो गया है। आप इतना बढ़िया तरीके से आप मोटिवेट करती थी, वो बड़ा मेजर फैक्टर है मैम। धीरेन्द्र, खजाने ने ही आपको खजाना दे दिया है, राइट? धीरेन्द्र, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। एंड कैसा लग रहा है ये सिलेक्शन लेने के बाद? RRBJ का ये पहला इंटरव्यू है जो हम आपके साथ कर रहे हैं। यू हैव बीन इन माई टच फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ आफ्टर गेटिंग सेलेक्टेड इन RRBJ? Actually, first of all, thank you for your wishes. And मैम पहली चीज़ तो ये है कि मुझे बिलीव ही नहीं है कि मतलब मैं फाइनली सेलेक्ट हो गया, क्योंकि मैम 2016 में मैंने बीटेक पास किया था अपना। जब से किया था मैं इनिशियली प्राइवेट जॉब सेलेक्ट कर ली थी, बट वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। बट वो क्या है, प्राइवेट जॉब का मैम शेड्यूल ऐसा होता है कि मतलब आपको पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और बहुत प्रेशर वाला काम था, प्रोडक्शन प्लानिंग का काम था मेरा, तो एक्चुअली उसमें समय मिल नहीं पाता था। तो कंटिन्यूस मैं एग्जाम वैसे देता रहता था। मुझे लगता है 20 से 25 एग्जाम मैं फेल हो चुका हूँ एटलीस्ट। ये फर्स्ट मेरा एग्जाम है जिसमें मेंस में मेरा सिलेक्शन हुआ, वो भी पीडब्ल्यू की वजह से। क्योंकि पीडब्ल्यू का जो बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि खजाना जो एक पहला आपका ऑप्शन था, उसमें सारे कंटेंट मुझे मिल गए थे। जब मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था तब भी मुझे, इससे पहले मैंने RRBJ 2018 का एग्जाम दिया था, ओके, बट वो उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। मेरा 48 मार्क्स था। उस दिन मैं मतलब इतना डिप्रेशन में था कि मतलब अब होगा नहीं, टेक्निकल मुझे लग रहा था कि मेरा बहुत वीक हो चुका है। फिर इस बार आया तो जुलाई में एंड में इसका नोटिफिकेशन आया था, तो मैंने उसी समय डिसाइड कर लिया था कि अब पीडब्ल्यू के साथ मुझे चेक किया, और बाकी वहाँ खजाना जो कंटेंट था, अभी क्लास शुरू होने से पहले मुझे लगता है मैंने खजाना का 10-15% पढ़ लिया था जब तक। और जब से क्रैश कोर्स हुआ, फिर आपका क्लास और आपके क्लास से जो मोटिवेशन मिला, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मैम सुबह 9 बजे से लेके फिर शाम को 7 बजे तक ऑफिस का ही काम रहता था, और फिर 7 बजे से मेरा स्टार्ट होता था। इवन जब आपकी क्लास चलती थी तो मैं ऑफिस में रहता था, और मैं ईयरफोन लगा के क्लास पे बैठ के वो देखता था ऑफिस में। तो वो 4-5 महीने जो आपने पढ़ाया शहनवाज सर ने, वो तो फ्लूइड, इतनी मोटी किताब है मैम, वो तो समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। बट सर ने इतना शॉर्ट नोट अच्छे से बना के दिया था कि वो मुझे रिवीजन कर, मैं कम से कम 20-25 बार सर का रिवीजन कर लिया था नोट्स ही। बहुत शॉर्ट नोट्स, आईसी इंजन का हो चाहे फ्लूइड का हो, इतना कॉम्प्रिहेंसिव था कि कम समय में बहुत अच्छा मैं उसमें कर पाया। धीरेन्द्र, इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले अपने बारे में भी थोड़ा बताइए, आपका नाम और आपकी फैमिली के बारे में, और आपका बीटेक कब रहा या डिप्लोमा कैसे रहा, वो सारी चीजें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके बारे में। मैम मेरा नाम धीरेन्द्र तिवारी है। मैं एक्चुअली देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैंने बीटेक जो लखनऊ से करा था, बीबीडी कॉलेज है लखनऊ, वहां से मैंने बीटेक किया, और मैं कंटिन्यूअस 4 इयर्स टॉपर रहा था क्लास का वहां पे। बट हुआ क्या मैम, वो प्राइवेट जॉब में गया, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही गवर्नमेंट जॉब थी। अब जो मेरे बैचमेट्स थे वो सारे जितने भी हैं, सारे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड है, और अच्छे लेवल पे है वो सेलेक्ट। तो उस वजह से मैम मेरा और भी ज्यादा प्रेशर था दिमाग पे कि कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब में मुझे निकालना है। और RRBJ में लास्ट ईयर 2018 में जो लास्ट आया था नोटिफिकेशन, उसमें अच्छा नहीं था। फिर पीडब्ल्यू के साथ अपना जो आपका क्रैश कोर्स था, इतना बढ़िया क्रैश कोर्स इजी वे में, और जो खजाना का इम्पैक्ट था उसकी वजह से इजीली, और PYQ जो आपने दिया था मैम, बहुत सारा वेल्डिंग का 500 क्वेश्चन आपका, मतलब एक जगह 500 क्वेश्चन मिल जाना मतलब बहुत हेल्पफुल था वो। और आपका वो शॉर्ट नोट्स मटेरियल का पूरा, मटेरियल्स में मैम मैं जीरो था इनिशियली, मुझे कुछ नहीं आता था। तो शुरू किया है बिल्कुल जीरो से, स्क्रैप से। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट जो मैं एग्जाम दे रहा था, मुझे मटेरियल्स ही लगा मेरा। ओके, मटेरियल साइंस की बात कर रहे हैं, राइट? यस मैम, मटेरियल साइंस। धीरेन्द्र, आपकी जो जर्नी रही, जैसे आप मुझे बता रहे हो कि जॉब के साथ आपने प्रिपरेशन करी है,
तो कैसा रहा जॉब के साथ और टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? आपकी फैमिली भी है, आपको बेबी बॉय भी है, पूरी फैमिली के साथ मैनेज करना, उनको भी टाइम देना, फिर आपको जॉब के साथ भी टाइम निकालना, क्योंकि देखिए भले ही हम ये देखें कि काफ़ी समय लंबा रहा आपका, 2016 या 17 से अगर हम देखें तो समय लंबा था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, समय कितना भी लंबा रहा हो, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें वो एफर्ट डालना ही पड़ता है, जो कि Yes, आपने ma'am. पिछले 6 महीने डाले होंगे। Yes, तो ma'am. Yes, मुझे ma'am. अपना पूरा जो शेड्यूल रहता था, कैसे पढ़ाई करते थे, वो सारी चीज़ आप रिकॉल करके एक बार बताइए? मैम एक्चुअली सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था मैम सुबह 6 बजे से खजाना देखता था। 8 ठीक है। बजे तक मैं 2x पे चला के खजाना पे ऑलमोस्ट 6-7 वीडियोस में देख के खत्म कर देता था। और उसके बाद आपका मैम क्लास रहता था 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, तो वो हाँ, मैं करेक्ट। ऑफिस में ही करता था ओके। 1:30 से 3:30। फिर उसके बाद हुँ, सर का शहनवाज सर का 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता था। हुँ, मतलब आपके कभी कभार दोपहर में भी होता था, कभी शाम में भी हो जाता था, तो मैं ऑन द वे वीडियोस को देखता था गाड़ी में बैठ के, और वो वीडियोस देखता हुआ मैं चला आता था। और फिर उसके बाद शाम को फिर वाइफ जो थी वो लड़के को पूरा मैम संभालती थी। मेजर पार्ट वो भी है कि मुझे वो भी देखना है। नहीं पड़ता था। हाँ, जी, जी, तो वो जी। मैम कंटिन्यूअस मैं 7 बजे से 12 बजे तक पढ़ता था। फिर सुबह 5-6 बजे। तो ये फिर 4-5 महीने में मैंने पूरा आरआरबी जेईई का सिलेबस कंप्लीट कर दिया था 5 महीने के अंदर। और आप लोगों का नोट्स था, उसको मैंने कम से कम मैम 20 बार रिवीजन कर लिया कंटिन्यूअस, पर 20 डे टू पर 20 डे। टाइम्स रिवीजन। हाँ, 20 टू 25। और मैम उसके बाद आप लोगों का पीवाईक्यू और ये आप इतना बढ़िया तरीके से आप मोटिवेट करती थी, वो बड़ा मेजर फैक्टर है मैम। पढ़ने के साथ साथ मैम जो वो मिलता था ना, कई बार तो मैम बीच में ऐसा लगा कि जनवरी फरवरी में कि लग नहीं रहा था कि हो पाएगा हुँ, सिलेक्शन, हुँ। बट फिर आपने वो जो पीवाईक्यू कराना शुरू किया, फिर वहां से फिर फ्लुएंस आ गया उस पढ़ाई का। धीरेन्द्र, आपका टेस्ट सीरीज़ का जर्नी कैसा रहा? टेस्ट में मार्क्स कितने आते थे? फिर यहाँ पर मार्क्स कितने आए, जो आपने अभी एग्ज़ाम दिया? तो जब मैम आप टेस्ट एक्चुअली देते थे, तो उसमें कितना मार्क्स और वो क्या स्ट्रैटेजी रहती थी? मैम एक्चुअली सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा पीडब्ल्यू का मैम, टेस्ट सीरीज जो था बिल्कुल जेन्युइन था। ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल हमने टेस्ट सीरीज बना दी और आप अपने एग्जैक्ट आपका क्या किस लोकेशन पे आप हैं ये नहीं पता चल पाता था बाकी टेस्ट हुँ, सीरीज में। हुँ। पीडब्ल्यू में ये था कि जो मैं पीडब्ल्यू में स्कोर किया, सेम एज इट इज मार्क्स मेरे मेन एग्जाम में भी आए, कितना मार्क्स चाहे आया वो प्री आपका हो। मैम धीरेन्द्र? हमेशा मेरा 100 के आसपास ही रहता था, अभी 107 आया, तो ओके, वो लगभग सेम। ऑलमोस्ट वहीं पे मैम नियरेस्ट था मैम। आप मुंबई ज़ोन से सिलेक्टेड है, राइट? मुंबई से। शहनवाज़ सर, ओवर टू यू। हाँ धीरेन्द्र देखो, कई बार अक्सर आप तो फैमिली वाले हैं, तो कोई भी बच्चा हो, चाहे उसके घर वाले हो या उसके मदर फादर हो या उनकी वाइफ हो, किसी भी इंसान की तैयारी में उनके फैमिली का कितना बड़ा रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सर फैमिली का। एक्चुअली क्या है सर, कई बार तो मैं डिप्रेशन में इतना प्रेशर रहता था पढ़ाई का सर, कि मैं पापा से फोन करके बोलता था सर कि शायद इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद मेरा मन भी नहीं है पढ़ने का। तो पापा यही बोलते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन हो या ना हो, जहाँ पे हैं आप बेस्ट हैं। तो पापा का मोटिवेशन सर, और वाइफ बच्चे को देखती रहती थी सर पूरा टाइम, तो वो ना बहुत मैटर करता था फैमिली का मोटिवेशन। अच्छा, और एक चीज तो ये हो गई, और थोड़ा सा ना आप टाइमिंग, तो मैम ने जैसे सवाल किया तो आपने बताया, लेकिन फिर भी आप ये बताओ कि एक बच्चे को सिंसियरली अगर तैयारी करना है तो उसको एटलीस्ट कितना समय देना पड़ेगा। कोई भी तैयारी करनी है, कोई भी एग्जाम के लिए अगर उसको प्रिपेयर करना है, तो एटलीस्ट उसको कम से कम कितना टाइम देना चाहिए। सर टू बी वेरी फ्रैंक, 10 आवर्स से कम तो कुछ भी नहीं होने वाला। जो इस समय कंपटीशन है सर, बच्चे इतना पढ़ रहे हैं। मैं तो ऑफिस से था, तो सर मैंने यही सोचा था कि कोई ये आपका ये मजबूरी नहीं समझेगा एग्जाम की, आप ऑफिस में काम करते हैं फिर पढ़ाई करते हैं, उससे कोई मैटर नहीं होता। बच्चे क्या है, लाइब्रेरी में सर जाके 9 बजे से रात में 11 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो उन्हें बीट करने के लिए एटलीस्ट सर मेरे हिसाब से 10 आवर्स तो आपको किसी भी कंडीशन में, आप ऑफिस में भी है तो आपको वो समय बनाना पड़ेगा सर। सुबह 6 से 8 तक जैसे मैं 2x पे करता था, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 6 आवर्स हो जाता था, 2 घंटे का अगर मैं कर रहा हूँ तो सर वहां से मैं मैनेज करता रहता था टाइम को। और फिर भी 10 आवर्स तो हो जाता था सर दिन में पढ़ाई का, ऑफिस में भी और मिला लूं तो। जैसे जी जी, और जैसे तैयारी में जैसे आप कोई शॉर्ट नोट्स बनाते थे, या आप प्रॉपर नोट्स जो हम लोगों ने पढ़ाया उसी नोट्स को ही आपने प्रिंट करके पढ़ा, या अपनी तरफ से कुछ एड ऑन किया, तो इसके रिगार्डिंग थोड़ा बताइए बच्चों को। सर मैंने एक सिंगल नोट्स नहीं बनाया आपके नोट्स के अलावा, आपके और मैम के।
सिंगल नोट्स मैंने नहीं बनाया सर, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था सर। मैंने अगस्त से शुरू किया, मैं नोट्स बनाने जाता तो सर मेरा ऑब्जेक्टिव था एग्जाम निकालना, नोट्स बनाना नहीं था। वो आपका जो बना आपने जो दे रखा था पीडीएफ, दैट वाज सफिशिएंट कि हमें मुझे उसी पे फोकस करना था। मैं बिल्कुल इस पे नहीं जा रहा था कि मुझे ये पढ़ना वो पढ़ना। जो आपने पढ़ा दिया वो एटलीस्ट एग्जाम में आएगा तो मैं उसको कर पाऊँ, बस मेरा फोकस यही था कि उसमें से गलत ना हो एटलीस्ट। और 99% सर जितना भी टेक्निकल था मुझे लगा सारा आपके और मीनू मैम के नोट से ही आया, कुछ भी बाहर से नहीं। इवन सर मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था, मीनू मैम के नोट्स में एक छोटा सा फॉर्मूला एकदम कोने में लिखा हुआ था, बट वो एग्जाम में आया तो सर मैं शॉक्ड हो गया कि ये भी आ सकता है। मैं हमेशा इग्नोर कर देता था उसको, बट मैं कहा ये आ गया सर। वो मतलब एक पॉइंट भी नोट्स का सर वेस्ट नहीं था, कि अगर आप ये समझ रहे हो कि नोट्स में एक पॉइंट स्किप कर दे तो बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही एक्यूरेट नोट्स सर आपका मैम का। रियली नाइस हियरिंग। आपकी तैयारी में आपके फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है, और आपका बेबी बॉय आपके पास है तो उसको बुलाइए पीछे, वो भी आना चाह रहा है। बाबू सर ये मेरी वाइफ। हेलो मैम, हेलो मैम, बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहुत भी। बहुत बधाई हो आपको भी। आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो, आप लोग की सपोर्ट की वजह से आज ये दिन आया है। जी जी जी। सो सब कुछ आपको कैसा लग रहा है? मतलब ड्रीम्स कम्स ट्रू वाला हाल हो गया है। वही है। मैम लेकिन जितना हम लोगों ने मेहनत किया है, जैसा कि धीरेन्द्र जी ने बताया, आपका बहुत बड़ा रोल है उनके सफलता में। जितना उन्होंने बाबू का भी वही है, यही है कि इनको ये टाइम चाहिए था पढ़ने का, और ऑफिस के बाद का ही जो 2-3-4 घंटा था, मैं चाहती थी कि जितना मैं अपने तरफ से इनको दे सकूं वही था। बाबू भी ये था कि जब ये देखता था कि पापा पढ़ रहे हैं, बाबू जाता ही नहीं था इनके पास। वो 2 साल का बच्चा भी समझ गया था कि पापा कुछ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है मैम, दिस इज रियली बिग सैक्रिफाइस कि आपको टाइम नहीं दिया और पढ़ाई को टाइम दिया। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, एंड वी आर रियली हैप्पी फॉर यू, फॉर एंड फॉर एवरीवन। बहुत बहुत मुबारक हो मैम। धीरेन्द्र, अब मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, मिस्टेक्स को कैसे इंप्रूव किया जाए। देखिए अब हम कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे बच्चे जो फ्यूचर स्टूडेंट्स होने वाले हैं, आपका ये इंटरव्यू देखेंगे, तो उनके लिए ये एक हेल्पफुल सेशन होना चाहिए। मिस्टेक्स को कैसे ठीक किया जाए, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाई जाए? मैम एक्चुअली मैं पहले दिन से ही मैम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड टेस्ट सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि मैम मैंने देखा है स्पीड टेस्ट में डिफरेंट पैटर्न्स पे एग्जाम आते हैं, तो हमें उसी समय डिसाइड करना होता है पेपर में कि हमें अटेम्प्ट कितना करना है। वो पता चल जाता है पेपर देखते ही। अगर पेपर इजी लग रहा है तो आपको अटेम्प्ट कम रखना है, मिस्टेक पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही मुझे दिखता है कि पेपर टफ हो रहा है तो हम उस चीज को मैनेज करते हैं कि ज्यादा गलत भी ना हो, ज्यादा नेगेटिव भी ना हो, और ऐसा भी ना हो कि हम अटेम्प्ट ही ना कर पाए। तो मैम जैसे एग्जाम में इस बार क्या आया, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आए जो कि एक सेट पैटर्न पे नहीं था। जबकि आप लोगों ने नोट्स में पढ़ाया था वो मुझे भी पता है, बट वो मैम डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं था, वो इनडायरेक्टली लिंक था। तो बट अगर मैं ये सोच लेता कि रिस्क नहीं लेना है तो मैम वो शायद वो स्कोर नहीं हो पाता मार्क्स, बट रिस्क ले रहा था तो वो सही हो रहा था। तो वो सारी चीजें जो स्ट्रेटेजी थी मैम, मेजर पार्ट उसका था स्पीड टेस्ट की वजह से, कि मैं डिसाइड कर पा रहा था टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कितना अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है। बट मेरे हिसाब से मैम प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड वेदर वी हैव टू skip a question or we have to attempt। तो आपको क्या लगता है कितना प्रैक्टिस, कितना डेली क्वेश्चन लगाना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? मैम एक्चुअली आपने बोला था 300 क्वेश्चंस, तो मैं 300 लगाता था। लगाते थे? हाँ 300 मैम। वो तौर पे? हाँ मैम वो ऑफिस में ही लगा लेता था मैं। अच्छा। हाँ ऑफिस में मैं, तो वो मुझे यहाँ पे आके मैं बस नोट्स रिवाइज कर पाता था घर में, बाकी काम मैं ऑफिस में ही काम के साथ साथ भी कर लेता था वो। 300 क्वेश्चन डेली लगाना, फिर उसका एनालिसिस करना। तो एनालिसिस का आपका कैसा, किस तरीके से एनालिसिस करते थे आप क्वेश्चंस? मैम एक्चुअली जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे ना, मैं उसको पहले समझता था, पहले कॉपी में नोट कर लेता था कि ये गलत हो गया मेरा, सारे 300 में से इतने गलत हुए हैं, और उसका रीजन मैं देखता था क्यों गलत हुआ है ये, और क्या लिंक था। और उन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन गलत होते थे, वो एक कॉपी में लिखता चला जाता था। तो जैसे नेक्स्ट टाइम मैं उसको रिवीजन कर लेता था कि ऑलमोस्ट 300 में मुझे 10 ऐसे क्वेश्चन मिले जो मेरे से गलत हो रहा है, तो बस वो कॉपी में मेरे एटलीस्ट 100-200 क्वेश्चन ऐसे हो गए थे जो मैंने गलत किया था, बट वो एग्जाम से पहले या कई बार उसको मैं देख लेता था कि ये चीज दोबारा एग्जाम में ना गलती हो जाए। अच्छा, टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं, यूजुअली एग्जाम के पहले क्या होता है कि स्टूडेंट्स टेस्ट देते हैं,
अब जैसे ही आपके ही पीडब्ल्यू के टेस्ट में 150 में 100 मार्क्स आ रहे थे, तो ये मार्क्स हाँ, हाँ। कैसे उस समय पे जब टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, सिलेक्शन के बाद तो पर्सपेक्टिव बदल जाता है, पर जब आपके मार्क्स 100 आ रहे थे, तो उस समय पे आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि ये बढ़े, मार्क्स बढ़े? मैम एक्चुअली जैसे ही मैंने देखा मैम कि मेरा 100 के आसपास आ रहा है, मुझे थोड़ा सा क्लोज हूँ बट थोड़ा सा और ज्यादा चाहिए, हाँ, हाँ। तो मैम मैंने सबसे ज्यादा नॉन टेक्निकल पे फोकस किया, क्योंकि होता क्या है मैम, नॉन टेक्निकल भी एक मेजर पार्ट है, 50 मार्क्स का आता है। हाँ, हाँ। और उसे उसे मैम अगर हम सही से अटेम्प्ट करते हैं, टेक्निकल में मैम 75-80 हो रहा है, बट आपको नॉन टेक्निकल में एटलीस्ट खींचना पड़ेगा, ऐसा नहीं नॉन टेक्निकल स्किप कर दें। तो मैम नॉन टेक्निकल पे मैंने फोकस किया, एनवायरनमेंट साइंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया मैम, सर का आशुतोष सर हाँ, पढ़ाते थे मैम, वो बहुत ठीक है, अच्छा हाँ, हाँ, उन्होंने हाँ, पढ़ाया। और उसके हाँ, बाद मैंने कंप्यूटर पे ध्यान दिया मैम, क्योंकि कंप्यूटर के भी मार्क्स ज्यादा थे, जो ठीक है, इजीली हो सकता था मैम। जैसे 15 नंबर का अपना जीएस था, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, बट हाँ, ये हाँ, इन्वायरमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, ये बहुत इजीली मैम हम कर सकते थे, 35 मार्क्स पे अपना स्ट्रेंथ बना सकते थे। तो मेजर मैंने 35 मार्क्स पे फिर फोकस किया बढ़ाने के लिए, कि जो मेरा 35 है, फिजिक्स केमिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड कंप्यूटर, इसको मैं खींचूंगा तो ही आगे जा पाएगा। कि टेक्निकल में मैम ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन सेट पैटर्न पे है, कुछ कभी अच्छा आ जाता है, कभी कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो नहीं समझ में आता है, तो वो उसे उसे हम नॉन टेक्निकल से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो धीरेन्द्र, आपके अपने मार्क्स बाइफरकेट करिए, टेक्निकल में आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स है अभी? आउट ऑफ 107 दैट यू हैव स्कोर्ड, एंड नॉन टेक्निकल 50 नंबर का जो है उसमें कितना मार्क्स है? मैम मेरा 70 मार्क्स टेक्निकल में था, और मैम नॉन टेक्निकल में 37 मार्क्स था मैम। तो फिर अच्छा खासा आपने नॉन हाँ टेक्निकल को बैलेंस किया। बिल्कुल। जी सर, श्रीनिवास सर। तो यानी कि आप जो भी एग्जाम दे रहे थे अभी, तो आप टेस्ट जब दे रहे होगे तो कई बार ऐसा हो रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपने पढ़े हैं लेकिन गलत हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, डीमोटिवेशन होता है। तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन बना रहे हैं, मार्क्स नहीं आ रहे, डीमोटिवेशन हो रहे हैं, तो खुद को कैसे मोटिवेट रखा जाए? सर एक्चुअली मैं इसको ना सर, अगर मैं इसको, मेरा पास्ट हिस्ट्री जो है ना सर, मैं मैथ्स में क्या था, मेरा यही नेचर था कि मैं मैथ्स को बहुत तेज करता था सर। तो मैं 50 में मेरा 17 आता था, 18 आता था। मैं जब क्लास 7 की बात बता रहा हूँ सर, 18 की। तो मेरे एक टीचर थे जो गेम चेंजर थे हमारे मैथ्स की क्लास के लिए सर, तो वो उन्होंने मुझसे यही बताया था कि मेरी बस एक ही गलती है। वो मेरे पास कॉपी लेके आए सर एग्जाम का, उन्होंने बताया कि तुमने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, तुम जल्दी जल्दी में 2 into 2 को 8 तुमने लिख दिया 4 की जगह, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से तुम्हारा मार्क्स जा रहा है। तो सर वो मुझे, जब से मैंने उस चीज को अपने दिमाग में रखा कि जो क्वेश्चन मुझे आता है सर, उस पे मैं बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करता, एग्जाम में क्लिक करके चला गया, तुरंत टिक मार दिया। मैं अगर कोई क्वेश्चन आता है सर, तो उस पे मैं 2 बार डुअल चेक करता हूँ। एक बार मैंने सही कर दिया, फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ के कि इसमें मुझे लॉस नहीं करना अपने मार्क्स को। दूसरा, जो नहीं आता सर उसको मैं तुरंत स्किप भी कर दूंगा टिक करके, तो मुझे दिक्कत नहीं है। बट जो आता है उसे मैं 2 बार चेक करता था कि ये कर दिया, ये सही जगह टिक किया नहीं किया, ये वेरीफाई करता था कि एटलीस्ट आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो। बिल्कुल राइट। ठीक है। और अगर आप अपनी तैयारी को एक लाइन में डिफाइन करना चाहें धीरेन्द्र, तो कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर अगर प्लेटफॉर्म किसी व्यक्ति ने सही चूज किया है, तो कम समय में भी सर आरआरबी जी बहुत इजीली निकाल सकता है। जैसे पीडब्ल्यू के लिए मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ सर, मैं बहुत जगह पढ़ा हूँ सर, 2016 से कंटिन्यूअस पढ़ रहा हूँ, बट सर कंटेंट जो है पीडब्ल्यू का, आपके समय के हिसाब से, आपके टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा है, वेस्ट नहीं होगा टाइम। एक प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, और इजीली अवेलेबल है आपके पास हर चीज। और मोस्ट पार्ट ये है कि सर आपने फ्लूइड पढ़ाया, अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना, आप खजाना में जाके पढ़ लीजिए एक्स्ट्रा। तो आपके पास ऐसा नहीं टाइम वेस्ट हो रहा, आपको जो भी वीक लग रहा है, आपके पास पूरा कंटेंट है वहां पे खजाना में। तो आपने पढ़ाया, उसके बाद भी आप 25 बार आप जाके देख लो, आपके पास सर्वर पे पड़ा हुआ है, आपके सारे पीडीएफ्स अवेलेबल है। तो सर पीडीएफ का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं पीडीएफ हमारा सेव है, कहीं मिस नहीं हो रहा, आप इजीली उसको देख पा रहे हैं कहीं भी, मोबाइल में चलते हुए या कहीं पे भी। तो ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो, तो आप कम समय में इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं एग्जाम को। धीरेन्द्र, खजाने ने ही आपको खजाना दे दिया है, राइट? खजाने के आप बिग फैन लग रहे हैं, क्योंकि खजाना खजाना ही बोल रहे हैं। नो मैम, एक्चुअली खजाना इज नथिंग बट, ले नहीं पा रहे थे क्योंकि आपकी जॉब थी साथ में, तो इसलिए आप खजाना देख रहे थे। एक्चुअली मैम मैं वही बताया, खजाना तो है एक फैक्टर, बट मेन चीज है मैम, आप लाइव पढ़ते हैं तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। खजाना से आप पढ़ तो लेंगे, बट वो जो मोटिवेशन है मैम, वो नहीं मिल पाता कि आप पढ़ लिया। टीचर्स के साथ जब आप लाइव कनेक्ट करते हैं, तो उसका जो मोटिवेशन फैक्टर है वो भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है।
जी आपके सिलेक्शन। धीरेन्द्र, एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछूंगी। जैसे हम जब टेस्ट पेपर करते हैं तो रिवीजन का टेक्निक आपने क्या रखा था टेस्ट पेपर रिवीजन का? फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में आधे घंटे बचे तो फिर पूरा पेपर रिवाइज किया, या पहले ही आप उसी क्वेश्चन को देख करके 2 बार रिवाइज करके टिक लगा के फिर आगे बढ़ रहे थे? कैसा किया आप? मैम वो डिपेंड करता था कि मेरे पास समय कितना बचा है। मैं लास्ट में जब मेरे पास समय बच रहा है 20-25 मिनट, तो मैं शुरू से देखता था मैम। जो स्किप हुए हैं वो मेरा पहले पार्ट रहता था कि जो मेरे क्वेश्चन स्किप हुए हैं उसको एक बार देख लूं, और अगर मैंने उसे भी रिव्यू कर लिया तो मैं शुरू से एक बार जल्दी क्विकली में सारा देख लेता था समय के हिसाब से। अगर समय कम है तो मैम पहले मैं उसको फोकस करता था जो स्किप किया है। ओके, ग्रेट धीरेन्द्र। सर, एनीथिंग एल्स जो आप पूछना चाह रहे हैं? आई होप हम लोगों ने लगभग सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। और धीरेन्द्र, बहुत बहुत मुबारक हो पूरे पीडब्ल्यू टीम की तरफ से, काफी अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो मोटिवेशन था पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि जनरली जॉब एंड फैमिली होने के बाद इतनी मेहनत करना तो काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपके तैयारी में आपके फैमिली का बिग थैंक है। बहुत 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 बड़ा रोल है वाकई में। मतलब सलाम है आपकी वाइफ को, आपके बच्चे को, इतने छोटे बच्चे को। मतलब आपको भी लगता होगा ठीक है हाँ कि सर, छोटा सही है, लेकिन बट ठीक है, गॉड ने भी उसका आपको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उस मेहनत का, उस क्या कहते हैं सैक्रिफाइस का आपको फल जरूर मिला है। तो आई होप कि मैम सब कुछ डिस्कस हो ही गया है। बाकी आप लास्ट कोई शब्द बोलना चाहे तो बोलिए। धीरेन्द्र, लास्ट में समराइज आप करें, आप अपना जो भी आपका रहा है एक्सपीरियंस उसको 1-2-4 लाइनों में। मैम बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पीडब्ल्यू का जो मैम टैग लाइन है ना, पढ़ लो कहीं से मंजिल मिलेगी यहीं से, तो मैम वो मुझे दिखता था, मुझे लगता भी था कि मुझे लगता है पीडब्ल्यू के से ही मुझे जो है ना सिलेक्शन मिलेगा। तो जो टैग लाइन चूज की हुई है पीडब्ल्यू ने मैम बहुत परफेक्ट है। और ओवरऑल मैं यही बोलूंगा कि जो टोटल मेरे सिलेक्शन का क्रेडिट जाता है मैम आपको, सर को, पूरी टीम को और पीडब्ल्यू को। अलग सर को स्पेशली, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म ही अलग सर से चल रहा है। यस यस मैम। और पूरे देश में इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई पढ़ पा रहा है तो रिगार्डलेस ऑफ आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ आपके पास पैसे हैं या नहीं है, इतनी बिल्कुल। नॉमिनल फीस के साथ इस प्लेटफॉर्म को लेकर के आना उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब भी यही बोलते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो, पूरी फैमिली को, आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और Thank you, अगर ma'am. पॉसिबल होगा तो नोएडा आपको बुलाया जाएगा। मैं अभी टीम ठीक से है। बात कर रही थी, विल इनवाइट यू। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र। थैंक यू मैम। नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। Yeah. बाय।